हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल और इस वीडियो में हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर के। और पहला वीडियो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। ठीक है, अभी आपके एग्जाम को 1 महीने का वक्त है, तो आप इससे अपने रिवीजन को बेहतर कर सकते हैं, कंसेप्ट के साथ रिवाइज कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और जो कोर्स की प्राइस 4500 थी, हमने इसको घटा करके 2500 कर दिया है, क्योंकि एग्जाम अब काफी नजदीक है। और अभी जो अपना मकर संक्रांति की वजह से अपना 25% डिस्काउंट का एडिशनल डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, तो आपको अभी सस्ते दाम पर ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। और जिससे आप अपने जो कंसेप्ट, जो क्लासेस आपने नहीं की हैं या जो कंसेप्ट्स आपको समझने में दिक्कत हो रही है, उनको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे आपका रिवीजन होगा। तो ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करिएगा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी? निम्नलिखित में से कौन सा पीपीसी का अजम्पशन नहीं है? यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र का अवधारणा नहीं है। कौन सा assumption नहीं है, मान्यता नहीं है? रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी आर फिक्स्ड, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस आर इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो हमने जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि assumption में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला, रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज होते हैं पीपीसी कर्व पर। ठीक है, ऐसे बनता है कुछ हमारा पीपीसी कर्व। दूसरा, इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं, रिसोर्सेस को चेंज नहीं कर सकते। देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, ना ही अपग्रेड होगी और ना ही डाउनग्रेड होगी। अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों ही नहीं होगा। एंड उसके बाद क्या है, रिसोर्सेस आर इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये अजम्पशन नहीं है। रिसोर्सेस हमने देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि रिसोर्सेस आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में, एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड के प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन संसाधन इक्वली इफिशिएंट नहीं होंगे। मतलब अगर कोई गन बहुत अच्छे से बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्नीचर भी उतने अच्छे से बनाएगा। मतलब इफिशियंसी का लेवल अलग अलग होगा। मतलब कोई अगर अकाउंटिंग अच्छे से बहुत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैकेनिक भी अच्छा हो। ठीक है, तो पहला हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया। संसाधन सभी उत्पादों के में उत्पादन में समान रूप से कुशल है। ठीक है, ये अजम्पशन नहीं है। अगला, विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डील विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स मेन होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का कहां पर समस्या आता है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें डिसाइड करना होता है कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स आम आदमी इस्तेमाल करेगा, कैपिटल गुड्स बिजनेस के लिए होगा। हाउ टू प्रोड्यूस में हम कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? तो दो टेक्नोलॉजी है आपके पास, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी आप ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करें, या दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कि आप ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करें। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का सवाल का आ गया ऑप्शन नंबर बी, हाउ टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब ये बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करें या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करें। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, तो उनके काम के हिसाब से बांटे या पर्सनल उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगला, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही जवाब। उसके बाद, अ पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ, पीपीएफ या पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी कि परिवर्तन वक्र भी कहा जाता है।
अब देखो, अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स, जैसे माना, चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। यहां पर ये कह रहे हैं आउटसाइड, यानी ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर किसी भी पॉइंट पर हमारे क्या होते हैं, सारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, फुल्ली यूटिलाइज। मतलब यहां पर हम बोलेंगे कि एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु पर संसाधन जो होते हैं वो पूर्णतया क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, पूरी तरीके से उनका उपयोग होता है। तो रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अगर बाहर है तो भैया यहां पर हम जा नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब इसे हासिल नहीं किया जा सकता बिकॉज टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, रिसोर्सेस आर फिक्स्ड। और अगर हम इसके अंदर हैं तो इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेस आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी हमारे रिसोर्सेस कुछ ना कुछ खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, आउटसाइड पीपीएफ, यानी ये पॉइंट, तो ये क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर ये पूछता एट एनी पॉइंट ऑफ पीपीएफ तो उसको हम बोलेंगे कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अगर अंदर है तो हम बोलेंगे रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो सब देखो, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तुएं, आपस में दो रिश्ता होता है। अब रिश्ता मोहब्बत का भी हो सकता है और नफरत का भी हो सकता है, ठीक है। तो संबंधित वस्तुएं दो तरह की, एक होती है भाई सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं स्थानापन्न या प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं, और इसको कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो हमने क्लास में पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में गाना है तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, हम रुकने वाले नहीं है। तो जैसे चाय नहीं मिली तो कॉफी सही, कोक नहीं मिला तो पेप्सी सही, ठीक है। आपस में जो गाड़ियों का होता है कि भाई जैसे क्या बोलते हैं ना, वो एक्टिवा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी स्कूटी इस्तेमाल कर लेंगे, वो आती है ना मैस्ट्रो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब देखो चाय और कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब पता ही ना चले, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट 100% तो नहीं होता, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट। और एक होते हैं कि दूर के सब्स्टिट्यूट्स, मतलब जैसे मान लो कि हाँ काम चला लेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी कमी महसूस होगी। अब जैसे मान लो कि कोई बोले मर्सिडीज, ठीक है, कार है, और कोई आपको अल्टो लाके दे दे, तो कार तो दोनों है, काम चल जाएगा, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का रूल एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका गाना है हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यानी तेरे बिना क्या वजूद मेरा, जैसे कार और पेट्रोल। भाई कार है पेट्रोल नहीं तो किसी काम का, और पेट्रोल है कार नहीं तो किसी काम के नहीं। पेन और इंक, पेन है स्याही नहीं है तो किसी काम का, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कैसे, जैसे मान लो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए क्या मेरे लिए सब्स्टिट्यूट चाहिए, एक तो लैपटॉप भी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अगर लैपटॉप है और बिजली नहीं है, लैपटॉप अब बोलोगे सर बैटरी रहती, बैटरी 2-3 घंटे ही चलेगी ना, तो लैपटॉप और बिजली भी बोल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मतलब दो साथ में मिलके यूज होंगे, ठीक है, एक दूसरे। और सबसे सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों साथ में मिलकर यूज होंगे, और सब्स्टिट्यूट का मतलब कि एक प्लेस पर दूसरा इस्तेमाल हो जाएगा, एक की जगह पर दूसरा इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर टी एंड कॉफी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विद एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर,
यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ सामान्य वस्तु की मांग में क्या होता है, ये आप नोट करते चलिएगा, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। देखिए भाई, आपको बताते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, एंड डिमांड और गुड, यानी कमोडिटी, और यहाँ पर नेचर ऑफ, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ रहा है और डिमांड ऑफ कमोडिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल गुड्स है। ये क्या है, आपके नॉर्मल कमोडिटी है, ठीक है। मतलब नॉर्मल कमोडिटी का इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। और दूसरा, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, तो हम बोलेंगे कि आपका गुड जो है वो इंफीरियर गुड है, वो क्या है, घटिया वस्तु है, इंफीरियर गुड की कैटेगरी में आता है। और ये क्या है, मतलब इसको बोलेंगे इनकम पॉजिटिव रिलेशनशिप। और यहां पर रिश्ता क्या है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो इनकम नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड डैश डैश विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अगला, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू, चलो बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। कोक और पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। कोक का प्राइस बढ़ा है, कोक का प्राइस बढ़ा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पेप्सी का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा। भाई मान लो कोक 15 रुपए का था पहले, पेप्सी भी 15 रुपए का था, अब कोक 25 रुपए का हो गया, तो कोक के दीवाने जो थे वो कहां पर चले जाएंगे, पेप्सी पीने चले जाएंगे, और पेप्सी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब किसी एक का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड में वृद्धि हो, मांग में वृद्धि हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां पर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, एक होता है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक होता है चेंज इन डिमांड, ठीक है। यानी मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, ठीक है। मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, ये दो चीजें हैं। देखो ये तभी हो सकता है व्हेन चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि वस्तु के खुद के मूल्य में परिवर्तन होने की वजह से अगर मात्रा बदलती है तो हम बोलेंगे कि ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है। जैसे अगर पेप्सी का प्राइस कम, ठीक है, और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन उसके अलावा अगर किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड बढ़ती या घटती है तो हम बोलेंगे दैट इज चेंज इन डिमांड। जैसे यहां पर कोक का प्राइस बढ़ा और पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, कोक का प्राइस बढ़ा पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ वस्तु के मूल्य में यदि परिवर्तन होता है, अपने मूल्य में परिवर्तन के कारण यदि उसकी क्वांटिटी में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, तो दैट चेंज विल बी नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब इसमें भी चेंज दो तरह का हो सकता है, एक होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं, ठीक है। और यहां पे भी ऐसे चेंज हो सकता है, अगर फेवरेबल चेंज हुआ तो बोलेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड है, और अगर अनफेवरेबल चेंज हुआ तो डिक्रीज इन डिमांड है, ठीक है। आगे आइए।
इफ विद द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई डिमांड फॉर गुड एक्स राइजेस, द टू गुड्स आर, अभी हमने डिस्कस किया गुड वाई, ठीक है, कमोडिटी वाई का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से गुड एक्स जो है आपका, इसकी डिमांड जो है ये हो रही है, ये भी बढ़ रही है। तो एक बात बताओ, दूसरे की प्राइस बढ़ी, गुड एक्स की, वाई की प्राइस बढ़ी तो लोग एक्स की डिमांड ज्यादा करने लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि पेट्रोल की, मान लो पेट्रोल 2000 रुपए लीटर हो जाए, तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के साथ कार की डिमांड क्या होगी, कम होने लगेगी भाई, कार की डिमांड कम होने लगेगी। तो एक का प्राइस बढ़ने पर दूसरे की अगर डिमांड कम होने लगे तो हम कहेंगे कि इस प्यार को हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, यानी ये पूरक वस्तु, ठीक है। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अगला, when the price of level of good and services are falling continuously, this phenomenon is called, देखो भाई, लगातार प्राइस लेवल गिर रहा है तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। लगातार प्राइसेस लेवल्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता, किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो वो डिफ्लेशन नहीं कहलाता। जब जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक बास्केट ऑफ गुड्स में अगर कंटिन्यूसली प्राइस गिर रहा है तो हम बोलेंगे डिफ्लेशन है, और कंटिन्यूसली अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा चलो यही निकल लेते हैं। स्टैगफ्लेशन है भाई कि आपका इन्फ्लेशन भी हो, यानी कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी जीडीपी गिर रही हो, आपके गुड्स की डिमांड कम हो रही हो, जाहिर सी बात है डिमांड कम होगी तो जीडीपी कम होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा हो, ठीक है। कुल मिला के इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, लेकिन जीडीपी गिर रही हो, डिमांड फॉर कमोडिटी कम हो रही हो, इसको बोलते हैं, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे दैट सिचुएशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। If the too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is known as too much money। ज्यादा पैसा, कब माल कम है, मतलब एक अनार और 100 बीमार, पैसे लेके लोग आ रहे हैं खरीदने, तो इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग जनित मुद्रास्फीति, ज्यादा लोग खरीदने आ रहे हैं और कमोडिटी कम है तो ज्यादा लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है भैया, इस केस में क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया, इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, इस वजह से क्या होता है कि कमोडिटी की क्या हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आगे, when inflation is result of increase in the price of factors of production, the result is cost push inflation, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, when the central government reduces the value of domestic currency in terms of foreign currency, the phenomenon is called, देखो भाई समझो, जैसे $1 बराबर है मान लो भी 75 रुपीज, ठीक है। अब सरकार क्या कर दे, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस कर दे, यानी $1 में कर दे मान लो 90 रुपए। तो यहां पर बताओ, यहां पर डॉलर की वैल्यू बढ़ी और रुपए की वैल्यू कम हो गई। देखो पहले $1 खरीदने के लिए 75 रुपए लगते थे, मतलब, और अब $1 खरीदने के लिए 90 रुपए लगते हैं, मतलब हमारा रुपया क्या हो गया, कमजोर हो गया, पहले से 15 रुपए और हमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो अगर देखो दो चीजों की वजह से होता है, अगर आप बात करें तो एक टर्म होता है, देखो करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें होती हैं ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर आपके डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको बोलेंगे करेंसी एप्रिसिएशन, और अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन जब सरकार खुद करने लगे,
सरकार खुद करने लगे, सरकार ने अपनी कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा दिया, मतलब अपने करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। देखो, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है और डिवैल्यूएशन क्या होता है, सरकार खुद करती है अवमूल्यन। और अगर सरकार बढ़ाए तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे की सही अभिव्यक्ति है? तो देखो भाई, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो तीन तरह के मेन डेफिसिट आपको दिखेंगे। पहला दिखेगा आपको, आप समझे कि चलो रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा आप समझिए फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, यानी कि राजस्व घाटा, आर्थिक घाटा और प्राथमिक घाटा। भाई डेफिसिट का मतलब क्या है, व्हेन योर रेसिप्ट्स आर लेस देन योर एक्सपेंडिचर, यानी आपकी प्राप्तियां आपके व्यय से कम है, यानी व्यय ज्यादा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट किस केस में होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स। ठीक है, और बेसिकली फिस्कल डेफिसिट से क्या पता चलता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट पता चलता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो, लेट सपोज कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो है 120 करोड़, ठीक है, और आपको आपकी रेसिप्ट है 100 करोड़, तो 20 करोड़ रुपए आपका घाटा हुआ, ये 20 करोड़ रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब मान लो 20 करोड़ रुपए सरकार ने कर्ज लिया, इसमें आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट। मान लो 4 करोड़ सरकार को इंटरेस्ट चुकाना है, तो 16 करोड़ जो है ये आपके इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा के लिए कर्जा है। ठीक है, नए कर्जे के लिए आपने क्या किया हुआ है, नए कर्जे को चुका, मतलब नए घाटे के लिए आपने इतना लिया, 4 करोड़ तो इंटरेस्ट में चले जाएंगे। और जनरली ऐसा होता है कि हमारा बहुत सारा पेमेंट इंटरेस्ट के तौर पर चला जाता है। ठीक है, तो ये बजट डेफिसिट। तो सवाल पे आते हैं, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रेसिप्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनकम कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग व्हेन बोथ कमोडिटीज आर गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स या इनकम नेसेसिटी कमोडिटी। तो चलो एक कर्व बनाते हैं, उस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हो। थोड़ा सा ये आपको नया कंसेप्ट लगेगा, तो आइए देखो। यहाँ पर मेरी चित्रकारी बहुत ही खराब है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक कमोडिटी ले लेते हैं एक्स और यहाँ पर वाई। ठीक बात है। अब मान लो इन कमोडिटी के हम क्या करते हैं, बजट सेट बनाते हैं, बजट लाइन। तो ये कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर बजट लाइन मतलब हर एक इनकम लेवल पे, मान लो एक इनकम लेवल हमारा ये है, ठीक है, फिर हमारी इनकम बढ़ी, जाहिर सी बात है बजट लाइन भी बढ़ जाएगी, और फिर हमारी इनकम बढ़ी, हमारी बजट लाइन यहाँ पे आ जाएगी। मेरी ड्राइंग खराब है, इस पॉइंट से आप समझिएगा। ठीक है, अब हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। तो आपको पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर मतलब जैसे मान लो कि हमारा इंडिफरेंस कर्व एक ये है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व ये है, तीसरा इंडिफरेंस कर्व ये है। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या है, हायर यूटिलिटी देगा। हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या है, हायर यूटिलिटी देगा। ये बात समझ में आती है, आपने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। तो ये कॉम्बिनेशन है। अब मान लो कि हम यहां पर थे,
ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट था। यहां पर हमारा क्या आ रहा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ रहा था। ठीक बात है। अब मान लो कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो क्या करेगा, कम कमोडिटीज पर खर्चा कर पाएगा और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। और अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा बड़ा बंडल गुड्स का परचेस कर पाएगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा, ज्यादा कमोडिटी की डिमांड करेगा एक्स और वाई की। ठीक है, तो ये जो आपका कर्व बना ना, ये जो आपका कर्व बना, इसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। क्या बोलते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। अब देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कमोडिटीज दोनों ही क्या है, नॉर्मल कमोडिटीज है। यानी कि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है और इनकम कम होने पर डिमांड कम हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से क्या मेजर किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये लॉरेंज कर्व से मेजर किया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, एक और आपसे मैं सवाल पूछता हूं, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया। इससे आप क्या मेजर करते हैं, तो इससे हम मेजर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मेजर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो लॉरेंज कर्व इनकम इनइक्वालिटी और फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है। आगे, द स्टेटमेंट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट जो दिया था ये जेबी से ने दिया था। ये क्लासिकल अप्रोच वाले इकोनॉमिस्ट थे। ये कहते थे कि भैया आप सप्लाई की चिंता ना करें, ठीक है, सप्लाई की चिंता ना करें, आप प्रोडक्शन करें, सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। वो खुद ही खुद अपनी डिमांड जनरेट कर लेगी। और इसी फिर ये लोग, इन लोगों को बहुत गालियां पड़ी जब 1930 के आसपास ग्रेट डिप्रेशन आया तो। ठीक है, अगला, टोटल यूटिलिटी इज डैश डैश एट द पॉइंट ऑफ साइंटिफिक। देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूटिलिटी एंड यहाँ पर यूनिट्स। अब देखो जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, एक लेवल के बाद ये कांस्टेंट होगी और फिर गिरने लगेगी। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जैसे यहां से है तो ये गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, एक मिनट में थोड़ा इसको और अच्छा से यहाँ से ठीक है। अब ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी, यहां का मतलब है ये नेगेटिव हो रही है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी देखो जब तक पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो पे आया यहां पर तो टोटल यूटिलिटी क्या है, अपने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव करेगा। ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आते हैं। व्हेन, देखो व्हेन एमयू मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है भले ही डिक्रीजिंग रेट से हो। ठीक है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, यानी घटते हुए दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की स्पीड क्या है, कम हो गई है। देखो यहां से तेजी से उठ रहा है लेकिन फिर यहां पर कांस्टेंट हो गया। ठीक, उसके बाद mu अगर जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम अधिकतम। और इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ साइटिटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ साइटिटी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इस केस में हो गया। उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है ना, यहां पर देखिए जीरो से नीचे आ गई तो टोटल यूटिलिटी भी देखिए दम तोड़ने लगा, ये भी घटना शुरू हो गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। What happens to marginal utility when total utility is maximum? Total utility अगर maximum है तो marginal utility क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, marginal utility जीरो होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, बजट लाइन शोज। बजट लाइन क्या शो करता है,
पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, देखो बजट लाइन बेसिकली बताता है, ये आपकी बजट लाइन। बजट लाइन कहता है कि भैया यहां पर आपको दो गुड्स, गुड ए है और गुड बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। शर्त ये है कि यहां पर आपकी जो है एक्स, आपकी जो स्पेंडिंग है दैट शुड बी इक्वल टू योर मनी इनकम। मतलब आपको दो गुड्स खरीदने हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, और उन दोनों गुड्स को खरीदने पे आपका सारा पैसा खर्च हो जाना चाहिए। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? बजट लाइन। और बजट लाइन को एक और लाइन कहते हैं प्राइस लाइन, ध्यान रखना। बजट रेखा को मूल्य रेखा भी कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो ऐसा कहां पर दिया हुआ है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाई बाई स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट गिवन प्राइसेस। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन नहीं चलेगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन dx, ये डिमांड फंक्शन दिया है dx इक्वल टू 24 माइनस 3px, ठीक है। अब ये क्यों दिया है, अब इस पे दिमाग मत लगाओ, ये डिमांड फंक्शन शो किया है, मतलब px स्टैंड फॉर प्राइस, यानी px जो है प्राइस है, तो डिमांड एट प्राइस ऑफ ₹4 विल बी, तो आपको क्या करना है 24 माइनस 3 गुणे प्राइस, प्राइस कितना है भाई 4, 24 माइनस 12, तो डिमांड ₹4 पर कितना आ जाएगा 12 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला, with increase in the price of burgers by 22%, its demand falls by 25%. This indicates the demand for burger is, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, जो परसेंटेज वाला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, गिरा है 25% से, माइनस 25%, और प्राइस में कितना चेंज आया है 22%, प्राइस बढ़ा है 22%, तो यहां पर क्या है एक से ज्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या है ग्रेटर देन 1 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड क्या है इलास्टिक है या फिर मोर इलास्टिक है। इन इलास्टिक होता जब एक से कम होता, एक से कम पर क्या होता इन इलास्टिक होता, यूनिटरी इलास्टिक कितना होता इक्वल टू 1 होता, और परफेक्टली इलास्टिक कब होता जब इनफाइनाइट होता, और परफेक्टली इन इलास्टिक कब होता जब 0 होता, ध्यान रखना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड फॉलिंग, टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देखो इसमें भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट लग जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और कम हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, बिल्कुल सही बात है। जैसे समझो कि ये है आपका टोटल प्रोडक्ट, और ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब ये बढ़ रहा है, देखो ये सॉरी, जब ये कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है ये बढ़ रहा है, बढ़ने की रेट क्या है डिक्रीजिंग हो गई है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग, टोटल प्रोडक्ट राइजेस इन इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, ये बात भी सही है। अगर मान लो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने लग जाए तो टोटल प्रोडक्ट की रेट क्या है, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की गति तेज है, ठीक है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड फॉलिंग, टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। नेगेटिव अगर हो जाए और यहाँ पर है तो टोटल प्रोडक्ट गिरने लगेगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, डैश डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का एक्सटेंशन क्या है, ह्रासमान प्रतिफल का विस्तार क्या है, तो इसका सही जवाब होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है। अगला, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। परफेक्ट कंपटीशन की दशा में एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पर कब होती है आपको बताना है। तो ये मार्केट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मतलब मार्केट वाले चैप्टर से है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए परफेक्ट कंपटीशन आपको पता है
एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक स्थिति है, जहां पर ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के समानांतर होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे आता है। मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम बात करेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब पहले कम होती है, गिरती है, और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जब नीचे से कट करता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इसको मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व को, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे बराबर है। मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, बिल्कुल है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट रहा है। ठीक है, यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे से काट रहा है। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग व्हेन इट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, जब वो मार्जिनल रेवेन्यू को काट रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। ठीक है, अगला, विच फॉर्म ऑफ मार्केट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस मेकर फर्म। देखो, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म होता है ना, वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है। मोनोपोली, मोनोपोली में क्या है, एक सेलर है तो वही प्राइस डिसाइड करेगा, तो इस केस में सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मोनोपोली। ऑलिगोपोली में कम सेलर होते हैं, 4, 6, 8। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई सारे सेलर्स होते हैं, मेनी सेलर्स। ठीक है, अगला, अंडर मोनोपोली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मोनोपोली के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। देखो, मोनोपोली के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम होती है, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से प्राइस बढ़ने पर भी कंज्यूमर उसको, जैसे अब रेलवे का प्राइस अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी डिमांड में, रेलवे का टिकट अगर थोड़ा और महंगा हो जाए तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा चेंज आएगा लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रेलवे का भी कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब इंडियन रेलवे की जगह ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान रेलवे चलने लगेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।